वेलकम। आप सभी का स्वागत है अवय एकेडमी में। आज हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। आइए मोशन चैप्टर में सबसे पहले सीखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को यदि डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको कि हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज का बहुत यूज है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और सीख भी लेंगे कि किसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। सपोज आप कपड़ा खरीदने गए और आप शॉपकीपर को बोलते हैं कि मुझे अंकल या सर या भैया 5 मीटर कपड़ा दीजिए, तो आप उनको एक चीज कहते हैं, उस पर गौर करना है। आपने उनसे मांगा 5 मीटर कपड़ा, यानी ये 5 मीटर जो है यही फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला उसका मैथमेटिकल यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके बाद कोई भी एक यूनिट। यदि कोई भी एक ऐसा टर्म जिसमें कि मैथमेटिकल वैल्यू के साथ यूनिट हो, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिक्स के रेस्पेक्ट में फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है। पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब सिर्फ उसका मैथमेटिकल वैल्यू हो, तो उस टाइप के क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इस स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जबकि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें दोनों होता है और हमें ये बहुत यूज होगा जब हम अपना फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है कि फिजिक्स का जो बेस है, चाहे आप मेडिकल करो, जी करो, कुछ भी करो, बेस आपका यहीं से स्टार्ट होगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि आप जब भी कोई फिजिक्स में फिजिकल टर्म को डिफाइन करोगे तो उसके साथ तीन चीज जानना होगा। सबसे पहला उसका डेफिनेशन, सेकंड में उसकी एसआई यूनिट, और थर्ड में वो कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। यदि ये तीनों चीज आप जानते हो तो आप कोई भी फिजिक्स का क्वांटिटी को इजीली डिफाइन कर सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट को बहुत बेटर बना सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं अगला टर्म। आज का हमारा अगला टर्म है आप लोग बहुत मिस करते होंगे दोनों में, आज एकदम क्लियर कर लेना है। सबसे पहला जो ऊपर में टर्म लिखा हुआ है रेफरेंस फ्रेम। हम लोग अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये जान लेते हैं कि हमारे पास 3 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये तीनों एक दूसरा पे परपेंडिकुलरली
लाई करता है। इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास 3 प्लेन मिलता है। पहला प्लेन है एक्स वाई प्लेन, दूसरा है वाई जेड प्लेन और तीसरा है एक्स जेड प्लेन। इस तीनों प्लेन में से किसी भी प्लेन में कहीं पर से यदि हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जिस फ्रेम से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं उसको बोला जाता है रेफरेंस फ्रेम। जबकि सपोज एक्स वाई फ्रेम पे, इस फ्रेम पे यहां पर एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये वाई, ये मेरा एक्स एक्सिस। यहां से कोई के पॉइंट से, इस के पॉइंट से हम किसी भी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। शॉर्टली, किसी भी फ्रेम से, चाहे एक्स वाई फ्रेम हो, वाई जेड फ्रेम हो या जेड एक्स फ्रेम हो, किसी भी फ्रेम से यदि हम कोई पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो रेफरेंस फ्रेम कहलाएगी। और उस पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से यदि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। आइए अब देखते हैं रेस्ट एंड मोशन। आप सभी जानते हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो है ये एक रिलेटिव टर्म है। तो हम लोग सिंपली पहले बता देते हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, यानी हम कब किसी भी बॉडी को रेस्ट में कहेंगे और कब उसको मोशन में कहेंगे। आपने अभी सीखा रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम। यदि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन को ऑब्जर्व करना हो कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो हमें सबसे पहला चीज जो चाहिए वो चाहिए रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट। वहां पर एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा उस पॉइंट से, और कोई भी बॉडी को जब ऑब्जर्व करेगा और देखेगा कि जैसे जैसे समय पास कर रहा है, जैसे जैसे समय पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, बॉडी अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम रेस्ट कहेंगे। और डिफाइंड करते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ it does not change its position with respect to its surrounding bodies as time passes। इसी के साथ उस बॉडी को यदि हम उस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं और सराउंडिंग बॉडीज के रेस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है वो बॉडी अपना पोजीशन को चेंज करता है, तब हम उसको कहते हैं उस बॉडी के पर्टिकुलर पोजीशन को मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट कंटिन्यूअस चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग बॉडीज एज टाइम पासेस। यहां से हमने देखा कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये फुल्ली डिपेंड करता है कहां से बैठ के हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, और जिस प्लेस से ऑब्जर्व करते हैं उसको रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम कहते हैं। यानी रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है और ये फुल्ली डिपेंड करता है ऑब्जर्वर का ऑब्जर्व करने का पोजीशन पे, यानी रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट पे। अगला चीज है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज कोई एक पॉइंट है, यानी किसी भी जगह का नाम है। सपोज इस प्लेस का नाम ए है, इस दूसरा जगह बी है और तीसरा प्लेस जो है वो सी है। सपोज हमारा चिंकू जो है
ये चिंकू है, याद रखिएगा। हम लोग अब सब वीडियो में इसको चिंकू नाम से जानेंगे। ये चिंकू को इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से सी पे जाना है, इसको यहां से ट्रेवल करके सी पॉइंट पे जाना है इसे। और किसी भी ट्रेवल का एजेंट ये ले सकता है, चाहे बस से जाए, ऑटो से जाए, रिक्शा से जाए, ट्रेन से जाए, हो सकता है बीच में स्ट्रेट पाथ ट्रेन भी हो। जब भी ये ट्रेवल करेगा तो इसका ट्रेवल करने का पाथ जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कोई डायरेक्ट ए से सी तक चल जाए, पहले ए से सी जाए, पहले ए से बी जाए और फिर बी से सी जाए। उसी तरह से हो सकता है ए से बी इस साइड से चला गया और फिर एक पतला जिगजैग पाथ था जिससे कि बी से सी तक चला गया। यानी किसी भी तरह से इस चिंकू ने ए पॉइंट से सी पॉइंट तक ट्रेवल किया। इसके साथ साथ यदि वो ट्रेन में बैठ जाए तो ऐसा हम मानते हैं कि वो एकदम स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर लेगा, एकदम स्ट्रेट पाथ पे वो ट्रेवल करेगा। अब इसी फिगर से हम क्लियर करेंगे कि हम किसको डिस्टेंस कहेंगे और किसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। देखिए, डिस्टेंस के बारे में कहा जाता है द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। बॉडी के द्वारा उसके जर्नी के टाइम में जो टोटल लेंथ कवर्ड किया गया है उसी को उस बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहेंगे। द टोटल लेंथ ऑफ पाथ covered by a body during its journey is known as distance traveled by that body, whereas displacement के बारे में कहा जाता है it is the shortest length of path। ये पाथ में से जितने भी पाथ है उसमें से जो सबसे छोटा लेंथ का पाथ हो, the shortest length of path from इस पॉइंट से स्टार्ट किया है ट्रेवल करना तो इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, और यहां पर जाके एंड हुआ है तो इसको कहेंगे फाइनल पॉइंट। अब द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय दैट बॉडी। याद रखिएगा, कितना भी पाथ ट्रेवल करे, किसी तरह से करे तो उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन यदि शॉर्टेस्ट पाथ पे करे, कहां से कहां तक, तो इनिशियल से फाइनल के तरफ, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय दैट बॉडी कहते हैं। ये डिस्टेंस जो है इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर है। डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर करते हैं मीटर में। जबकि डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस में हमने पाथ को काउंट किया, पाथ को मेजर किया, ना कि डायरेक्शन को। तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। जबकि हमने डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट पाथ भी बोला और साथ में डायरेक्शन भी दिया, इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट के पास एक डायरेक्शन भी हो गया और लेंथ भी हो गया, यानी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो गया। आइए अब देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। सबसे पहले आपने देखा डिस्टेंस जो होता है ये टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी होता है। और डिस्टेंस के बारे में एक चीज कहा जाता है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, टाइम जैसे जैसे पास करेगा, डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। हाँ, यदि कोई बॉडी चलते चलते रुक जाए, रेस्ट में आ जाए, तब तो डिस्टेंस का जो लेंथ है वो कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यदि बॉडी कंटिन्यू मूव कर रहा है तो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विथ टाइम। पहला कॉन्सेप्ट है
always increases with time. डिस्टेंस टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम पास करेगा, टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस भी इंक्रीज करते जाएगी। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट के बारे में यदि देखा जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। आप कहोगे कैसे? देखिए, ये पॉइंट ए, ये बी पॉइंट और ये पॉइंट सी, ये हमारा चिंकू ने किया क्या? ए से बी तक ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, क्लियर है डेफिनेशन से ही। ए से बी तक ट्रेवल किया, फिर बी से सी तक ट्रेवल किया, ये वापस आने लगा। इस कंडीशन में जब वो ए से बी तक और बी से सी तक ट्रेवल किया है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यदि वो फिर इस तरह से बैक आने लगे और बी पर आ जाए, तो जब बी पर आएगा तो उसका इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगी और फाइनल ये हो जाएगा। पहले उसका डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक था, अब टाइम बढ़ते गया, टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब ए टू बी ही हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर गया। टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ये याद रखना है। यहां से क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट जानते हैं। यदि थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान दे तो कहा जाता है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जब भी होगी वो पॉजिटिव ही होगा। डिस्टेंस कभी भी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि फोर्थ कॉन्सेप्ट में डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। याद रखिएगा, डिस्टेंस हर हमेशा पॉजिटिव आएगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। देखिए कैसे। सपोज चिंकू को ए पॉइंट से चलना था, ए से पहुंचाइए बी तक और बी से पहुंचाइए सी तक। अब रिटर्न बैक करेगा तो सी से आया यहां, अभी भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ए टू बी हो जाएगा, इनिशियल ये हो जाएगा, फाइनल ये हो जाएगा, फिर बी से आ जाएगा ए ही पर। यानी चिंकू के लिए ये ए पॉइंट जो है ये इनिशियल पॉइंट भी है और फाइनल पॉइंट भी है, और इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस का, ए पे ए ही का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यानी शुरू कहां से किया? तो ए पॉइंट से, और फाइनल कहां पे किया? तो ए ही पॉइंट पे। यानी इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन ये यहीं ना रुक के कहीं पर इधर आके रुके डी पॉइंट पर, तो इधर के तरफ हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव मानते थे, तो इधर जब आएगा तो निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को हम पॉजिटिव और निगेटिव टर्म यूज करके डिनोट करते हैं, इसीलिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। यानी आपने सीखा थर्ड और फोर्थ कॉन्सेप्ट में कि डिस्टेंस हर हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है।
एक ऐसा कंडीशन है, हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो है, इसमें डिस्टेंस जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। देखिए फिजिक्स है, बहुत चतुर बनना होगा। अब तो आपने डायरेक्शन को भी पढ़ा, 9th में आपको फिजिकल क्वांटिटी जब भी पढ़ना हो तो स्केलर और वेक्टर के कॉन्सेप्ट में, और यहीं से आपका बेस स्टार्ट है, तो डायरेक्शन को भी लेंगे। आपने देखा डिस्टेंस में डायरेक्शन का यूज नहीं करते हैं और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का यूज करते हैं, तो दोनों को हम इक्वल नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, ये कह सकते हैं जितना वैल्यू, जितना मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का है उतना ही मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का भी है। यानी हमारा जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, यानी डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू जो है ये डिस्टेंस के बराबर है। कब? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड नेवर टर्न बैक, और वो कभी वापस नहीं आता। यानी यदि ये हमारा चिंकू है और एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, ये यहां से ट्रेवल करते रहे कभी वापस ना लौटे। यदि रुक भी जाता है लेकिन वापस नहीं लौटता है तो इस कंडीशन में भी डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन यदि जैसे ही रिटर्न हो जाता है तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। लेकिन ये भी एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफ अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड नेवर टर्न बैक, वो कभी वापस नहीं आता है। हम लोग फिर अपना अगला वीडियो में मिलेंगे।